एस्टेट से रिलेटेड विषयों को पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, वह है शिक्षण के कौशल एवं विधियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षण के कौशल एवं विधियाँ। जब मैं बात करती हूँ शिक्षण के कौशलों की, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना, 2-3 बातें याद करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि हमें आखिर शिक्षण कौशल की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसकी आवश्यकता क्यों है। जब भी एक बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर कहीं भी शिक्षा देते हैं, तो हमें 2-4 बातें बहुत ध्यान रखनी है। पहली बात कि जब भी हम शिक्षा देते हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो कौन सा स्तर है बच्चे का। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होगा, और यही मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो वो मेरा तरीका अलग होगा। वह क्यों? क्योंकि 5th क्लास के बच्चे का मानसिक स्तर अलग होता है और 10th क्लास के बच्चे का मानसिक स्तर अलग होता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम उनकी किताबों में उनके जो कोर्स होता है वो बहुत अलग होता है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है विधियों की। विधियों से मतलब तरीका। तो हमें सीधा यह समझना है विधियाँ क्या होती हैं। जिन भी तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो हमारी क्या होती हैं, विधियाँ। इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि छात्र केंद्रित विधियाँ, अध्यापक केंद्रित विधियाँ। इसको हम विस्तार में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो पहला हम जानेंगे कि शिक्षण होता क्या है। शिक्षण हमेशा 2 लोगों के बीच की क्रिया होती है, एक अध्यापक, दूसरा छात्र। और ये औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। जब मैं बात करती हूँ अंतर प्रक्रिया की, अंतर प्रक्रिया से मेरा मतलब है कि जब शिक्षण होता है तो हमेशा कहाँ होता है, कक्षा में होता है, कक्षा के बाहर भी हो सकता है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसमें 2 लोग शामिल होंगे, एक छात्र होता है, दूसरे हमारे अध्यापक। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शिक्षण में हमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। पहली बात कि यह हमेशा क्या होता है, एक परिपक्व एवं अपरिपक्व के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी कि हम सूचनाओं को, तथ्यों को क्या करते हैं, एक परिपक्व कौन होता है, अध्यापक हो गया या फिर कोई वयस्क हो गया, और अपरिपक्व यानी कि बालक। तो उनके बीच में ये विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इसको क्या कहते हैं, हम शिक्षण कहते हैं। और इसमें होता है कि ज्ञान का संग्रह। अब ज्ञान का संग्रह किससे हम कहेंगे, यहाँ पे जो हमारे अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्ञान का संग्रह, यानी कि उनके पास जितनी भी नॉलेज है, उनके पास जितना भी ज्ञान है, वो क्या करेंगे, एक विद्यार्थी में या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक छात्र में वो क्या करेंगे, इसे संपादित करेंगे, नहीं तो उसमें हस्तांतरित करेंगे। हस्तांतरित से मेरा मतलब है उनमें नॉलेज देंगे, और दूसरा जो सामने वाला छात्र है या फिर कोई भी इंसान है वो उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी ने हमें क्या कहा था। महात्मा गांधी शिक्षण के बारे में ये कहते थे कि जो शिक्षण के माध्यम से, जो चौथा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षण के माध्यम से क्या होता है, शिक्षण के माध्यम से हम एक इंसान में उसके सर्वांगीण गुणों का विकास कर सकते हैं। यानी कि हम एक इंसान के अंदर जितनी भी उसकी चीज़ें हैं, यानी सर्वांगीण विकास के मतलब उसका शारीरिक विकास हो गया, उसका मानसिक, उसका नैतिक, उसका सामाजिक, ये सारे विकासों को हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम वह सब विकास को हम कर सकते हैं शिक्षण के द्वारा। तो चौथा पॉइंट ये बोला हुआ है। उसके बाद है कि शिक्षण से क्या तरीके से क्या होता है, शिक्षण के जरिए एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति से मेरा तात्पर्य है कि जैसे कि एक अध्यापक हो गया, वो क्या करता है, अपने गुणों से मेरा तात्पर्य है अपने ज्ञान को, अपने कौशल को, यानी कि वो चीज़ जो सीखता है। और ये शिक्षण सिर्फ एक क्लास का जरिया नहीं होता है, मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ एक क्लासरूम से सीमित नहीं होता। शिक्षण का बहुत बड़ा दायरा है, या फिर हम बाहर भी कह सकते हैं। इसमें हमें स्किल्स की बात करूँ कि आपकी अभिरुचियों की बात करूँ तो यहाँ पे हम वो देख सकते हैं कि शिक्षण से क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान में या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में क्या करता है, अपने ज्ञान यानी कि उसके पास जितनी भी नॉलेज है, वो चीज़ों को जितना समझ रहा है। और कौशल से मेरा मतलब क्या है, उसके पास कितनी भी स्किल्स है, स्किल्स यानी कि जो उसे आता है ना, अभिरुचि को वो क्या करता है, दूसरे इंसान को सिखाता है। अब इसमें छात्र भी हो जाएंगे या कोई वयस्क भी हो गया। तो ये सब क्या है, वो शिक्षण के एक हिस्से होते हैं। तो ये तो हमने समझा
एक शिक्षण का एक ऊपर से हमने व्यू पॉइंट ले लिया, फिर मैं कह सकती हूँ आपने ऊपर से समझ लिया। अब आगे देखते हैं विशेषता। अब शिक्षण अगर मैं शिक्षण की बात करूँ तो उसमें क्या क्या, उसकी क्या क्या विशेषता होती है। पहली बात, शिक्षण के जरिए क्या होता है, एक इंसान में या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक विद्यार्थी में, क्योंकि जो भी इंसान किसी को भी पढ़ाता है, ये सिर्फ उम्र की बात नहीं होती है। शिक्षण जो भी इंसान लेता है वो एक विद्यार्थी ही होता है, और जो देता है वो उसका एक गुरु की तरीके से हम उसको कह सकते हैं, और इसमें कोई उम्र का दायरा नहीं होता है। पर अगर हम स्कूलों की बात करी जाए तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि आप एक इंसान दूसरे इंसान में, एक अध्यापक दूसरे व्यक्ति में अपने क्या करता है, अपने ज्ञान देता है, या फिर उस इंसान को, उस विद्यार्थी को ज्ञान का अर्जन होता है। एक ये विशेषता होगी शिक्षण की। दूसरी विशेषता क्या हो गई, कला एवं विज्ञान। अब देखिए, कला एवं विज्ञान शिक्षण को क्यों कहा जाता है, आप ये बात अच्छे से समझिएगा। कला का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में मैं कहूँ तो आर्ट होता है। और एक कला कैसे सीखी जाती है, अपने अनुभव के द्वारा। यानी कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जितना अनुभव लेते जाएंगे, हम जितना समझते जाएंगे चीज़ों को, हम उतना ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसी वजह से ये विधियों का हम कह सकते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि आप खुद ही देखिए, एक अध्यापक, आपके सामने दो अध्यापक है मैं समझाऊं तो, एक अध्यापक का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और दूसरे का उससे बिल्कुल अलग। हो सकता है कि आप एक अध्यापक से बहुत अच्छे से समझ रहे हो, वहीं दूसरे अध्यापक से आप दूसरे तरीके से इतने अच्छे से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ये भी क्या है, एक कला है, यानी कि शिक्षण भी एक कला है। और विज्ञान क्यों कहा गया, विज्ञान दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, विज्ञान का वो क्यों कहा जाता है, देख समझिए। विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि विज्ञान में क्या होता है, अवधारणाएं होती हैं, यानी कि तथ्य होते हैं। अब शिक्षण में भी, यानी कि शिक्षण में सिर्फ कोई भी बातें हवा में नहीं की जाती। मेरा मतलब है कि आप किसी भी बात को ऐसे नहीं कह सकते हो, उसके पीछे कोई तथ्य होना चाहिए, कोई साइंटिफिक या फिर मैं कह दूँ वैज्ञानिक तथ्य होना चाहिए। तो शिक्षण क्या होती है, एक कला भी होती है और दूसरा विज्ञान भी होता है। हर सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी हो, मैथ्स हो, जितने भी हैं उन सब में कहीं ना कहीं उसकी विज्ञान भी है और अनुभव, दोनों ही साथ में हमारे चलते हैं। उसके बाद आता है कि शिक्षण क्या होता है, अध्यापक का प्रतिफलन। यानी कि जो मैंने आपको समझाया कि आप, एक टीचर हो सकता है कि आप उससे बहुत अच्छा समझ रहे हो, दूसरा टीचर हो सकता है कि आप उससे इतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो एक ही टॉपिक को। क्या उसका वजह क्या है कि एक अध्यापक की जो होता है, जो पढ़ाने के लिए बच्चों में अपना पूरा जोर डालता है। और ये शिक्षण जो, अब यही वजह होती है कि जो शिक्षण जो होता है वो अध्यापक का, यानी कि जो इंसान, जो अध्यापक आपको पढ़ा रहा है उसका प्रतिफल होता है, यानी कि उसकी मेहनत का फल होता है। एक अध्यापक पढ़ाने के लिए बच्चों को बहुत एग्जाम्पल्स देता है, उदाहरण देता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो बच्चों से अच्छे से समझ सके विषयों को। तो यही एक उसकी महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद है कि संप्रेषण कौशल, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखा रही हूँ वो क्या है, संप्रेषण कौशल की प्रधानता। अब संप्रेषण कौशल मैं किसे कहती हूँ, संप्रेषण कौशल से मेरा मतलब यह होता है कि अगर मैं आपसे ये टॉपिक आपको बता रही हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, यानी कि आपसे संप्रेषण कर रही हूँ। और अगर मेरा संप्रेषण अच्छा होगा, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर मेरा संप्रेषण कौशल आपसे मैं नहीं जुड़ पा रही हूँ अपनी बातों के जरिए, तो आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और इसी वजह से शिक्षण में संप्रेषण कौशल की एक अहम भूमिका होती है। अगर आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपका शिक्षण आप पढ़ा ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप एक अध्यापक के जरिए आपका एक भूमिका है कि आप उन चीज़ों को क्या करें, अच्छे से समझें, आप उन बच्चों की बातों को अच्छे से समझ पाएं। तो ये सब क्या हो गई, शिक्षण के सारे दायरे हो गए और उसकी विशेषता हो गई। अब शिक्षण के उद्देश्य हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम करेंगे। अगर हम शिक्षण बच्चों को देते हैं तो उसका सबसे पहले देखिए, अब शिक्षण क्यों दी जा रही है, हमारे समाज में शिक्षा की इतनी उपयोगिता क्यों है। क्योंकि शिक्षा के जरिए क्या होता है, समाज से मैं तात्पर्य है कि जहाँ हम रह रहे हैं अपने देश में, हम अपने समाज को समझ सके, हमारा क्या संस्कृति है, हमारी क्या विरासत है, हम उसको समझ सकें। दूसरा, मानवीय मूल्यों का विकास।
एक बच्चे में, एक इंसान में मानवीय मूल्य यानी कि संवेदनाओं का, इन सब चीज़ों का, नैतिकता का, सामाजिकता का, कैसा व्यवहार करना है, उसका हम शिक्षण के ज़रिए बच्चों में हम ये सब मानवीय मूल्य का निर्माण कर सकते हैं। और फिर है इसमें दूसरा पॉइंट है नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्य का मेरे विकास से क्या मतलब है? देखिए, हम यह जानते हैं कि हर बच्चे का स्तर, उम्र का स्तर, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो उनमें सोचने समझने की स्तर बहुत कम होता है। और नैतिक मूल्य का विकास उनमें कैसे होता है? हम जिस तरीके से, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, अब एक अध्यापक का काम होता है, फिर एक समाज का, उसके माता पिता का काम होता है कि उनके नैतिक मूल्यों का विकास करें। अगर 2 बच्चे को, एक बच्चे को वातावरण सही नहीं मिला और दूसरे बच्चे को वातावरण सही मिला है, तो इसमें नैतिक मूल्यों का विकास होगा और दूसरे बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा, क्योंकि उसको वो चीज़ें समझाई नहीं जाएंगी। तो शिक्षण का एक अहम भूमिका है कि आप शिक्षा के जरिए क्या कर सकते हो? बालक के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हो। फिर है बौद्धिक एवं मानसिक चरित्र का निर्माण करना। बौद्धिक और मानसिक चरित्र क्या होता है? देखिए, बौद्धिकता से मेरा तात्पर्य है सोचने समझने की शक्ति। आप जितना बच्चों को समझाएंगे, चीज़ें करवाएंगे, वो आप उनको खोजपूर्ण तरीके से करने पे बल देंगे। शिक्षण विधियाँ यही हमको सिखाती हैं कि आप बच्चों को खोजपूर्ण तरीके से आप उनको सिखाइए, आप उनको जितना आप साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से आप उनको पढ़ाएंगे, उसके जरिए आप वो उतना ही अच्छा सीखेंगे। और इससे आप उनका क्या होगा? पहली बात, उनकी बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होगा। फिर उनका मानसिक चरित्र, मानसिक विकास भी होगा, जो हम बौद्धिक कह सकती हूँ मैं। चारित्रिक विकास, चारित्रिक से मेरा तात्पर्य है कि इंसान की मूल्य, उसका चरित्र सही दिशा में शिक्षा के जरिए हम करवा सकते हैं। फिर है इसके अंदर कि हम एक बालक को सहयोग से मेरा मतलब यह है कि हम समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक विकास शिक्षा के जरिए हम एक क्लासरूम में, एक कक्षा में बच्चों से क्या करवा सकते हैं? ऐसी गतिविधियां करवा सकते हैं जिनमें वो सहयोग की भावना, एक दूसरे की मदद करने की भावना, बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना, सहनशीलता यानी कि वो चीज़ों को समझ सके। अब सहन से मैं तात्पर्य है कि वो चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं और अपने आप को सहनशील, किस अवस्था में कैसे अपने आप को सही दिशा में रखना है, ये आप शिक्षा के जरिए करवा सकते हैं। दूसरा है सृजनशीलता। सृजनशीलता से मेरा मतलब है कि क्रिएटिविटी। एक बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक, वैज्ञानिक पद्धति से भी मैं कहूँ तो, अगर आप बच्चों को जितना क्रिएटिव यानी कि सृजनशील, आप उनको जितना खोज करने के लिए खुद से सिखाते हैं, वो खुद से चीज़ों को करना करते हैं, तो उनकी सृजनशीलता भी शिक्षण के लिए अहम भूमिका होती है। ओके, ठीक है। तो देखिए, हमने शिक्षण के सारी चीज़ें समझ ली कि हमें शिक्षण विधियों की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर शिक्षण विधियाँ नहीं होंगी तो हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, विभिन्न स्तर पर हम बच्चों के हिसाब से उन्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। अब आगे हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया शिक्षण विधियाँ। अब देखिए, अब एक अध्यापक और छात्र, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? शिक्षक केंद्रित विधियाँ, जिसे हम कहते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड। अब ये क्या है हम ये समझेंगे। और दूसरा क्या है? छात्र केंद्रित विधियाँ। शिक्षक केंद्रित की मैं जब बात करती हूँ तो उसका मतलब यह होता है कि इस विधि में एक अध्यापक की भूमिका, एक शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण या फिर गौण कह सकती हूँ कि महत्वपूर्ण हो जाती है, मुख्य हो जाती है। इसमें विद्यार्थी जो होगा वो द्वितीय आएगा और हमारा शिक्षक क्या होगा? सबसे पहले उसको रखा जाएगा। उसका मतलब यह है कि जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो शिक्षक के अनुसार होगी, बालक के हिसाब से नहीं, छात्र के हिसाब से नहीं। मतलब कि इसमें ऐसी विधियाँ आती हैं। और जो छात्र केंद्रित विधियाँ होती हैं उसमें हम छात्र को केंद्र में रखते हैं कि हमारा केंद्र बिंदु कौन है? छात्र है, और उसी के हिसाब से चीज़ें होंगी। तो आइए देखते हैं डिटेल में। अब मैं इनकी मुख्य मुख्य बिंदु आपको बताती हूँ। जैसे कि पहला क्या है? वर्णनात्मक। वर्णनात्मक से मेरा मतलब है डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, यानी कि अब शिक्षक केंद्रित विधियों में आप सोचिए क्या होगा, खुद ही अपने आप को आप समझिए, अपने हिसाब से, अपने खुद के बौद्धिक स्तर पे आप सोचिए शिक्षक केंद्रित विधियाँ क्या हो सकती है। यानी कि अब हम क्लासरूम में जाते हैं, कक्षा में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, कभी कभी टीचर हमको पूरी थ्योरी पढ़ा देती हैं और
पूरी, और हमें उसमें बस वो क्लास में जाते हैं और पूरी थ्योरी पढ़ा देते हैं, हमसे ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना कुछ किया जाता है। यानी कि ये तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपका बहुत ही बड़ा सिलेबस हो, आपका पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा हो, तो वर्णनात्मक तरीके से, यानी कि पूरा जितना भी है आपको पूरा वो समझा दिया जाएगा, आपका एक छात्र का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, तो यानी कि आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। पहला ये पॉइंट हो गया, इसको हम वर्णनात्मक कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव। दूसरा है मौखिक संप्रेषण, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी कि एक अध्यापक जो होगा कक्षा में जाएगा, बच्चों से अपनी बातें कैसे करेगा, बोलकर बच्चों को, क्योंकि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो यहाँ पे ये विधियान जरूरी है, और यहाँ पे बोलने के तरीके से छात्र से जुड़ता है। दूसरा है, इसको हम औपचारिक भी कहेंगे। औपचारिक का मतलब फॉर्मल, एक होता है अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक। यानी कि यहाँ पे औपचारिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, अगर औपचारिक का मतलब यहाँ पे छात्र को गतिविधि को रोका जाता है, उन्हें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया जाता। हम एज अ अध्यापक, एज अ एक शिक्षक के नाते हम वहाँ पे सिर्फ कक्षा में उपस्थित होंगे और विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। और अनौपचारिक वो तब होता जब हम विद्यार्थियों को भी वो मौका देते कि आप हमारे जो सब विषय है, हमारा जो टॉपिक है, आप उसमें इंटरफेयर कीजिए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप बच्चों को क्या करोगे, आप उसे इतना इंटरफेरेंस नहीं करने दोगे। इसलिए जिसे औपचारिक कहते हैं कि यहाँ पे आप मुख्यकर्ता कौन होता है, एक शिक्षक होता है। दूसरा इसमें बोला है कि अध्यापक सक्रिय होता है। सक्रिय सीधा मतलब है, सक्रिय का मतलब है कि आप एक्टिव हो, यानी कि एक अध्यापक क्या होता है, एक मुख्य भूमिका में होता है, और छात्र क्या होता है, निष्क्रिय होता है। यहाँ पे सक्रिय लिखा है पर यहाँ पे क्या होगा, निष्क्रिय होता है, क्योंकि यहाँ पे एक अध्यापक की भूमिका है और छात्र सिर्फ वहाँ पे बैठकर नोट्स के जरिए किताबों में लिख रहा है, वो पढ़ रहा है, उस तरीके से पढ़ेगा। और फिर इसमें सृजनात्मकता की कोई जगह नहीं होती। सृजनात्मकता से मेरा मतलब है क्रिएटिविटी का, क्योंकि अगर बच्चों का हस्तक्षेप ही नहीं होगा, वो कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं अपनी बातों को, हम उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो वो अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखाएंगे, तो वो क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसका एक नकारात्मक पॉइंट में मैं कैसे नेगेटिव पॉइंट भी कह सकती हूँ। अब आगे देखते हैं। अब इसके अंदर विधियाँ देख लेते हैं। व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, कहानी विधि और व्याख्यान प्रदर्शन विधि। अब इन सबको हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें आपको हाईलाइट दे देती हूँ। व्याख्यान विधि में यह होता है कि आप सिर्फ कक्षा में जाते हो, अपना टॉपिक विषय जो होता है उसे पढ़ाते हो बच्चों को एक दायरे में, एक टाइम लिमिट में। मैं कह सकती हूँ टाइम क्या होता है आपका, एक लिमिट होता है, तो आप इसमें अपना पाठ्यक्रम पूरा करवाने की कोशिश करते हो। फिर है पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि यानी कि आप किताबों में जो लिखा है उससे तरीके से पढ़ा देंगे, वो आपका पाठ्यपुस्तक विधि हो गया। कहानी विधि हो गया कि आप बच्चों को जो किताब में कहानी के तरीके से आप उसको ओवरऑल व्यू दे देंगे, वो कहानी विधि होता है। और व्याख्यान और प्रदर्शनी विधि होता है जिसमें आप क्या करते हो, चार्ट्स का, मैप्स का, इन सब का क्या करते हो, प्रयोग करते हो। इसको हम क्या कहते हैं, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। इसको हम थोड़ा जो इसमें जो मुख्य है वो हमारे दो हैं, एक व्याख्यान है, दूसरा हमारा क्या है, व्याख्यान प्रदर्शन। तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ। व्याख्यान विधि, तो देखिए इस विधि को आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और क्यों किया जाता है मैं आपको समझाती हूँ। जब हम बात करते हैं, और ये खासकर बड़ी कक्षाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि 11th हो गया, 12th हो गया। और वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो इस कक्षाओं में जो हमारा विषय होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ब्रॉड होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक अध्यापक के नाते आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप इतने सारे बच्चों को जोड़ पाएंगे। तो आप क्या करते हो, या फिर मैं कॉलेज की बात की जाए तो आप खुद आपने अगर खुद नोटिस किया होगा कि जो कक्षाएं होती है कॉलेजेस में या फिर स्कूलों में इस बड़े लेवल पे होती है, वहाँ पे क्या होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। एक अध्यापक कक्षा में आता है, अपना जो जितना भी उसे पढ़ाना होता है उसकी तैयारी अच्छे से करते हैं अध्यापक, और उसे समझाते हैं। तो ये व्याख्यान के अंदर आता है। और देखिए अब इसकी मुख्य पॉइंट मैं आपको पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ। देखिए कि आज के समय में इस विधि से पढ़ाया जाता है, यानी कि आज के समय में यानी कि ज़्यादातर जगह इसी विधि से, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाता है। फिर दूसरा बोला है कि इस विषय को संपूर्ण पीरियड में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपके पास एक ही पीरियड होगा स्कूलों में, है ना।
तो आपके पास एक पीरियड होगा और आपके पास टॉपिक कितने होंगे, एक एक चैप्टर होगा, और आपका सिलेबस कितना है, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से कि आप अपने सिलेबस को पूरा करना चाहते हैं, इस वजह से आप इसका उपयोग करेंगे। फिर आता है कि इसे विचार व अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता है। विचार और अवधारणा मतलब यहाँ पे मैं बात होती है आपकी अवधारणा का मतलब होता है सिद्धांतों की। साइंस में देख लीजिए, मैथ्स में देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान में हर जगह अवधारणा, विचार, अवधारणा प्रस्तुत की जाती है। सारे विचारों को हिंदी में सब हर जगह इस तरीके से पढ़ाया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें अब ये जो व्याख्यान विधि हमने पढ़ी उसके मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने छात्र अध्यापक केंद्रित में बताया ही था, अध्यापक केंद्रित विधियों में, कि इसमें क्या होता है कि तो ये भी बिंदु अध्यापक से है, तो कैसे आप इससे जोड़ सकते हैं, आप खुद ही समझिए। इसमें आपका छात्र क्या होगा, निष्क्रिय होगा, यानी कि उसका हस्तक्षेप बहुत कम होगा। फिर होता है कि इसमें अध्यापक क्या होता है, सक्रिय होता है। सक्रिय से मेरा मतलब क्या है कि वो एक एक्टिव रोल या फिर उसका मेन रोल होता है, उसका मुख्य भूमिका होती है। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, जब व्याख्या हमें दे रही हूँ या फिर मैं आपको भी व्याख्या दे रही हूँ, आपका हस्तक्षेप कम होगा, तो आप अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेरी बातों को आप नोट बना सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं उसका। वैसे ही कक्षाओं में विद्यार्थी क्या करता है, इन सब चीज़ों का नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक विद्यार्थी क्या करता है, नोट्स बनाता है। फिर है इसमें अध्यापक की क्या रोल होगा उसमें, कि वो पाठ्यक्रम पूरा करना चाहता है, उसको एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, उसको एक समय अवधि दे रखी है। इस वजह से इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम पूरा करने पे जोर दिया जाता है और कम समय में सारा कोर्स पूरा करवाना होता है। इस वजह से ये सब हमें चीज़ें सामने आती है। अब आगे देखिए, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अब ये हमारा है व्याख्यान, ये जो विधि है ये हमारे व्याख्यान प्रदर्शन विधि है। इसमें मैं लिख देती हूँ व्याख्यान प्रदर्शन विधि, और ये क्या है, अध्यापक केंद्रित। ये विधि भी क्या होती है, अध्यापक केंद्रित होती है। इसमें देखिए क्या होता है, जो व्याख्यान प्रदर्शन विधि होती है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक अध्यापक क्या करता है, टीचर क्या करता है, चित्रों का, मॉडल का। अब तक हमने व्याख्यान विधि में क्या देखा था कि जो अध्यापक था वो क्या कर रहे थे, सिर्फ अपने, मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ व्याख्यान दे रहे थे। पर व्याख्यान प्रदर्शन विधि के अंतर्गत एक अध्यापक क्या करता है, वो क्यों करता है, सोचिए। व्याख्यान तो वो साथ में दे ही रहा होता है, पर जब वो प्रदर्शन की बात मैं करती हूँ, मान लीजिए साइंस का सब्जेक्ट है, विज्ञान का विषय है हमारे सामने, तो अगर आपको उसमें बच्चों को पत्तों के बारे में पढ़ाना है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हो, बच्चों को आप चार्ट लेके आ सकते हो, चार्ट, साइंस के चार्ट होते हैं। और अगर आपको सामाजिक विज्ञान में आपको एटलस के बारे में पढ़ाना है, फिर वर्ल्ड ग्लोब के बारे में पढ़ाना है, टाइम जोन के बारे में पढ़ाना है, तो आप मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो, ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। क्योंकि इसमें सिर्फ एक बच्चा तो सहयोग कर रहा है, अध्यापक तो पढ़ा रहे हैं, पर उसके साथ में एक अध्यापक अपना मॉडल के जरिए, चित्रों के जरिए क्या कर रहे हैं, एक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक व्याख्यान भी हो गया, साथ में क्या हो गया, ये हमारा प्रदर्शन भी हो गई। तो ये क्या हो गए, अध्यापक प्रदर्शन। ठीक है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। और ये महंगा भी नहीं होता है। इसमें छात्र क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। अवलोकन यानी कि बच्चे देखते भी हैं चीज़ों को, उनका थोड़ा उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसमें नोट्स बनाते हैं, और प्रश्न करना, एक अध्यापक बच्चे से प्रश्न करते हैं जब वो पूरा विषय खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये एक अध्यापक केंद्रित विधि है। अब आगे देखते हैं, अब ये हमने पढ़ा, अब हम छात्र केंद्रित विधियां देखते हैं। आगमन विधि। अब देखिए छात्र केंद्रित विधियां क्या हो गई, छात्र केंद्रित विधियों से मेरा मतलब यह है कि अब इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि एक अध्यापक जो थे वो कक्षा में पढ़ाने के लिए आते हैं, और उसमें हमारा जो छात्र होते हैं वो एक मूक दर्शन बन जाते हैं, यानी कि सिर्फ देख रहे होते हैं, और उनका इन्वॉल्वमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। पर छात्र केंद्रित विधियों में हमारे सामने सिर्फ एक छात्र जो है वो, उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है,
तो हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु होंगे, आइए देखते हैं। तो पहला है आगमन विधि। जैसे कि मैंने बताया कि छात्र केंद्रित विधियों में क्या होगा, हमारे मुख्य बिंदु कौन होंगे, हमारे साथ में कौन होगा, एक विद्यार्थी हमारी मुख्य भूमिका में होगा। अब इसी वजह से अब जो भी होगा वो एक विद्यार्थी या फिर छात्र के अनुसार होगा, ठीक है। तो देखिए आगमन विधि में क्या होता है, आप जब बच्चों को पढ़ाते हो, और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आगमन विधि जो होती है वो बच्चों के, ये छोटे बच्चों की जो प्राइमरी क्लासेस होती है हमारी, जो उसके लिए होते हैं, जैसे 1st to 5th हो गया, हम 6th भी कह सकते हैं, कि हमको उदाहरण देके बच्चों को समझाना है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी समझ जो होती है वो बहुत छोटे होते हैं, तो आप उनको सिर्फ सीधा सिद्धांतों के ज़रिए नहीं समझा सकते हो, कि आपने उनको एग्जाम्पल, आप उनको सिर्फ थ्योरी के ज़रिए आप नहीं समझा सकते हो। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको उनको उदाहरण देने पड़ेंगे और उसके बाद सिद्धांत समझाने होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ संज्ञा की, हिंदी की मैं बात करती हूँ संज्ञा की, ठीक है। अब संज्ञा पढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप एक क्लासरूम में गए या फिर कक्षा में आप जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप सीधा आपने संज्ञा की सीधा परिभाषा देने लग गए आप, तो हो सकता है कि बच्चे वो ना समझे। मगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप क्लासरूम में जाने के बाद हर विद्यार्थी से उसका नाम पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, सपना, सोनिया, कुछ भी। अब बच्चे उसका जवाब देंगे कि हमारा नाम ये है, और फिर आप उनसे जगहों का नाम पूछ सकते हो कि आप कहाँ रहते हो, दिल्ली में रहते हो, या फिर आपने ताजमहल देखा है, यानी कि आप जगहों के नाम। और फिर इस तरीके से आप बच्चों से उदाहरण लीजिए। आप आगमन विधि में आप बच्चों से उदाहरण लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर उनको बताएंगे कि ये जो आपने नाम बताए हैं, आपका नाम, जगहों का नाम, तो ये सब क्या होती है, संज्ञा होती है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, बच्चों को सिद्धांत ना बताते हुए क्या करते हैं, आप उदाहरण के जरिए, उदाहरण के से आप उनके निष्कर्ष पे पहुंच जाते हो। यानी कि आप उनको पहले उदाहरण देते हो, फिर उनको बताते हो कि इसको हम क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को हम संज्ञा कहते हैं। और ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसमें रखता है कि आप इसमें बच्चे बहुत अच्छे। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है, एक साइंटिस्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि एक वैज्ञानिक या साइंटिफिक वो होता है जो खुद से करने पे बल देता है। एक बच्चा जो होता है वो खुद जब चीज़ों को करने लगेगा, खुद ही सोचने पे अपने आप को मजबूर करेगा, या फिर मैं कहती हूँ जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। अगर बच्चे खुद ही अपने चीज़ों को खोजने लगेंगे तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर आप उनको सिर्फ थ्योरी पढ़ा देंगे उस स्तर पे तो वो उतना नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप रखें और बच्चों को चीज़ों को समझाएं। इसलिए पढ़ाने के लिए आपको हमेशा बच्चों को एक खोजपूर्ण तरीका, जिसे हम खोजपूर्ण विधियाँ भी होती हैं हमारी, है ना, तो या फिर मैं कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, ये सब हमारी विधियाँ होती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आगमन विधि में भी आप बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या करते हो, बढ़ाते हो। और इसमें क्या आप फोकस करते हो, स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे खुद सोच रहा है, खुद करने पे विश्वास कर रहा है। वो खुद सोच रहा है कि मेरा नाम क्या है, ये जगह का नाम क्या है, या फिर मैं पूछ सकती हूँ कि उनके वातावरण से। तो ये सब हो गया। फिर इसमें आता है निम्न स्तरीय कक्षा, जो मैंने आपको बताया, आपको पहले ही बताया कि इसमें कौन सी क्लासेस होती हैं, 1st से लेके 5th होती हैं। इसमें जो छोटे बच्चों की कक्षाएं होती हैं, फिर मैं क्लासरूम कह सकती हूँ, ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। अब देखिए निगमन विधि क्या होती है। निगमन विधि से मेरा तात्पर्य यह होता है कि आप नियम से अगर आपको ट्रिक समझनी है तो आप, जैसे आगमन की मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ कि इसमें आप समझना चाहें तो इसका एक एग्जाम्पल होता है कि एक वर्ड है आउ, ठीक है, तो आप इस वर्ड को याद कर लीजिए। जहाँ पे वर्ड आएगा इसका मतलब ये होगा कि इसमें क्या हो रहा है, अवधारणा से उदाहरण पे जा रहे हो, सॉरी ये उदाहरण से निष्कर्ष पे। एक मिनट, इसका यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं निगमन से सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, आप नियम से, नियम हो गया, और नियम से कहाँ जा रहे हो, उदाहरण की तरफ। यानी कि आप अगर वही मैं आपको एग्जाम्पल उल्टा कर दूँ तो वही वाला एग्जाम्पल कि पहले आप
वही वही चीज़ मैंने बच्चों को मुझे पढ़ानी थी। तो अगर मैं बच्चों को यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा दे देती हूँ या फिर वहाँ से जाके बच्चों को संज्ञा की परिभाषा देने के बाद मैं कहती हूँ कि उनको फिर उदाहरण देती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ निगमन विधि हो गई, जहाँ पे आप क्या करते हो, बच्चों को अवधारणा से आप उन्हें उदाहरण की तरफ ले जाते हैं। और ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसी में हम देखते हैं कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें उनको समझाने के लिए, क्योंकि उसके लिए हम उन्हें हर चीज़ का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ये उच्च स्तर के कक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं, और है इसमें प्रोजेक्ट विधि। इसमें बच्चों को प्रोजेक्ट दे के सिखाया जाता है। ये किसने दिया था, अब बस इतना याद कर लीजिए, इसे जॉन डीवी ने दिया था, हम इसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अन्वेषण विधि, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ह्यूरिस्टिक मेथड। इसे दिया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वही वैज्ञानिक पद्धति की मैं बात करती हूँ कि आपको किसी को भी सिखाना है, किसी इंसान को सिखाना है, तो आप उसे खोजी बनाइए। खोजी से मेरा तात्पर्य है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको खुद ही वो चीज़ खोजनी पड़ेगी, और उससे आप वो चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगी। एक विद्यार्थी बहुत अच्छे से कर पाएगा। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, हमें बच्चों को खोजी विधि कहते हैं, कि आपको उसे चीज़ों तक लेके जाना है, उसे खुद ही आपको उसे जितना कम हो सके, बच्चों को आप जितना कम हो सके बताइए, और उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा कीजिए कि हाँ ये चीज़ ऐसी क्यों है, और वो खुद ही उस चीज़ों को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाएगा, और उससे क्या होगा, वो खोजी भी बनेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि कम बताने से व उसे उस तरीके से जिज्ञासा पैदा करने से आप क्या कर सकते हो, उसमें वो जो चीज़ है, वो जो सीखना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी होगा, वो खुद अच्छे से करेगा भी और समझेगा भी। फिर इसके बाद आती है खेल विधि। इसके ज़रिए आप बच्चों को खेल में सिखा सकते हैं। एक तो ये छात्र केंद्रित है, क्योंकि इसमें छात्र की अहम भूमिका होगी। अब ये सब हमने समझ लिया, ये सारे जितने भी थे छात्र केंद्रित विधियाँ हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब मैं आपको इनके कौशलों के चरण आपको समझाना चाहूँगी। देखिए, अब तक हमने क्या समझा था, हमने शिक्षा के बारे में समझा कि शिक्षण क्यों ज़रूरी है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है। अब मैं बात करती हूँ कौशलों की। अब ये देखिए कौशल किसका होता है, एक अध्यापक के नाते आपके पास ऐसे कौशल होने चाहिए, शिक्षण के आपके ऐसे कौशल होने चाहिए जिसके ज़रिए आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। मेरा मतलब यह है कि जैसे मैंने कहा कि 2 अध्यापक है, फिर 3 अध्यापक है, उन तीनों का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। वो कैसे होगा, वो उनके अनुभव पे होगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप समझने के बाद, आप चीज़ों को जानने के बाद अपने खुद पे आप कर सकते हैं, अपने पे, और आप देख सकते हैं कि आपके पास वो कौशल है कि नहीं, और उस तरीके से आप अपने आंसर्स को भी आप पेपर में टिक कर पाएंगे। कि आप कुछ एक अध्यापक के नज़रिए से सोचिए कि एक अध्यापक को क्या ज़रूरत होगी अगर वो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहले हमारे पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक आएंगे। पाश्चात्य यानी कि वो दूसरे देश के मनोवैज्ञानिक हमारे आएंगे, हम उनके जो मंतव्य है या फिर उनका जो विचार है, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे सामने पहले जो हैं एलन और रॉय, और ये दोनों कौन थे, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और इनके हिसाब से एक अध्यापक के पास कौन कौन से कौशल होने चाहिए, तो आइए देखते हैं। तो पहला क्या है, पूर्ण संप्रेषणीयता, यानी कि अब जो मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो क्यों, क्योंकि जब आप अलग अलग स्तर पे बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं, बच्चों को चीज़ें समझा रहे हैं, तो आपको बच्चों, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक तरह के बच्चे तो है नहीं, एक कक्षा में आपके पास कितने अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो धीमी गति से समझ रहे होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, फिर सामान्य रूप से समझ रहे होंगे। तो आपको अपना समझाने का स्तर इतना अच्छा करना है कि बच्चों से बात करके कि आप उनकी गति को पहचान पाओ, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, यानी कि अलग अलग छात्रों के स्तर से आप उनके बातों को समझ सको। तो ये क्या हो गया, पूर्ण संप्रेषणीयता, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन।
फिर दूसरा है छात्र का व्यवहार का ज्ञान, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो क्यों, देखिए हमने अलग अलग मनोविज्ञान जैसे कि जीन पियाजे की थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास की, तो उन्होंने हमें कितना अच्छे से समझाया है कि एक जो बच्चा जो होता है हर स्तर पर उसकी सोचने की क्षमता अलग होगी, है ना। तो हमें यह पता होना चाहिए कि बच्चा किस स्तर पे है, उसको वो सोच समझ क्या रहा है, अब उसकी ज़रूरत क्यों होती है। देखिए एक 5th क्लास के बच्चे को और एक 10th क्लास के बच्चे को आप एक ही स्तर पे नहीं पढ़ा सकते हो, उनके सोचने समझने की क्षमता अलग है। तो आपको अपनी जो पढ़ाने का स्तर होगा उसको भी अलग रख करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा जो बच्चा होगा उसको उदाहरण चाहिए समाज से अपने, जहाँ से आप समझा सको। तो छोटा जो बच्चा होगा उसको आप उदाहरण दे के समझा सकते हैं, बड़ा जो बच्चा होगा कुछ सिद्धांतों के ज़रिए समझा सकते हैं। तो आपको उस बच्चे का व्यवहार का पता होना चाहिए। या फिर एक तरीका से ये भी होता है कि हमारे जो सामने अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, मंद बच्चे होते हैं, प्रगतिशील मंद बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं, सामान्य बालक होते हैं, और आइडल में कहूँ तो बहुत अच्छे स्तर के बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू अलग अलग होता है। तो आपको उनके व्यवहार का पता होना चाहिए ताकि आप उनके ज़रिए आप उनको ज्ञान दे सके उनके स्तर के हिसाब से। तो फिर तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कौशल के लिए में कि समीपस्थ स्थापित करना। समीपस्थ का मेरा मतलब देखिए क्या है। समीपस्थ का सिंपल आप मतलब समझिएगा। समीपस्थ का मतलब यह होता है कि आप एज अ अध्यापक या फिर एज अ टीचर आपका ये दायित्व बनता है या फिर आपकी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप बच्चों की मदद कर सके। आप एज अ अध्यापक आपको बच्चों को सब कुछ नहीं बताना है। ये नहीं कि आप आपको एक सब्जेक्ट का आप सब कुछ बता दें, बल्कि आपको उसे उसे खोजी बनाना है। तो आप उसे थोड़ा बताइए उसको, जहाँ, और ऐसा भी नहीं है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसे सब कुछ मत बताइए, उसको चीज़ें मत करवाइए, उसको थोड़ा बताइए और उसे खुद ही ढूंढ करने पे मजबूर कीजिए, खुद ही होमवर्क करे, खुद ही आंसर्स लेके आए, आप उसे खोजी बनाइए। तो आपको, और अगर उसे आप उसकी मदद, अगर उसे नहीं आ रहा है तब आप उसकी मदद कीजिए। यानी कि समीपस्थ का मतलब यह होता है कि आपको उस बच्चे की जो हाँ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ वो समझ नहीं आ रहा है, आप उसे समझा सके। ये होता है हमारा समीपस्थ स्थापित करना। उसके बाद बोला है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण देखिए क्या होता है। विकेंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन। यानी कि एज अ टीचर आपका दायित्व बनता है कि आप सभी बच्चों को एक समान स्तर पे पढ़ाएं। यानी कि ये नहीं कि आप किसी बच्चे को अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, तरीका मतलब एक अलग स्तर, है ना। तो सबको आपको एक समान रूप से पढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास अलग बच्चा भी आ रहा है अगले दिन, तो आप भी उसको एक ही स्तर पे पढ़ाएंगे। आप उनके लिए भेदभाव ना करें, सेंट्रल एक समान स्तर पे पढ़ाइए। फिर है उद्दीपन उद्दीप उद्दीपन परिवर्तन। यहाँ देखिए 5th पॉइंट है। उद्दीपन परिवर्तन से मेरा मतलब यह होता है कि अब एक छात्र जो होता है, शिक्षा का मेन उद्देश्य यही होता है कि आप एक बच्चे के कौशलों में, उसके विचार में, उसके सोचने समझने की शक्ति में, या फिर मैं शक्ति में मैं कह सकती हूँ कि चरित्र में, नैतिकता में, आप उसमें बदलाव ला सके। और वो कैसे हो सकता है? उसके व्यवहार में परिवर्तन होने के कारण। अगर एक बच्चे, क्योंकि हम कहते हैं कि एक बच्चा जो होता है एक खाली स्लेट होता है, यानी कि आप उन्हें, छोटे बच्चों को आप जितना अच्छे से आप समझाएंगे, चीज़ें करवाएंगे, वो उसी तरीके से चीज़ों को सीखेगा। यानी कि आपका एक दायित्व है कि अगर उसका व्यवहार सही नहीं है तो आप क्या करोगे, और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाओगे और उसे एक अच्छा नागरिक बनाओगे, या फिर उसकी समझने में, सोचने में, नैतिकता में आप परिवर्तन लेके आओगे। तो आपके शिक्षण में ये होना चाहिए। दूसरा है पुनर्बलन। यानी कि आप उनको पुरस्कार भी दे सकते हैं, उनको होमवर्क भी देंगे। यानी कि ऐसा जो आप वो काम अपने पढ़ने को दोबारा प्रोत्साहित हो, तो आपको वो भी करना है। फिर 7वां पॉइंट इसमें बोले कि दृष्टांत देना। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? अब मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए, अब हर पॉइंट में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। जैसे कि मैंने व्याख्यान विधि में आपको समझाया कि उसमें, उस विधि में एक छात्र जो होता है वो निष्क्रिय होता है, और अध्यापक जो होता है वो सक्रिय होता है। एक क्लासरूम का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। यानी कि अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो सिर्फ थ्योरी नहीं, आप उसके जीवन से या फिर उसके समाज से, वो जहाँ रहता है, वो एग्जाम्पल उठाइए। क्योंकि आप जितना उसके जीवन से उसको जोड़ पाएंगे, उतना ही वो आप बच्चों को चीज़ों को समझा पाएंगे। इसलिए आपको ये, आपके अंदर यह आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप बच्चों को उदाहरण के ज़रिए क्या करें,
हर विषय को अच्छे से समझाए, चाहे वो हिंदी में व्याकरण हो, साइंस में हमारे जितने भी इन्वायरमेंट हो, समाज विज्ञान में हम खुद के जो कह सकती हूँ कि पॉलिटिशियन हो गए या फिर हमारा संसद है, जितने भी टॉपिक्स उस तरीके से हैं आप उनको भ्रमण पे ले जा सकते हैं। ये सब हमारे सामने उदाहरण आ सकते हैं, अब उन्हें देंगे। फिर है प्रश्न पूछना। प्रश्न से मेरा तात्पर्य यह है कि आप प्रश्न कैसे पूछेंगे। आप ये देखेंगे कि बालक का स्तर क्या है। अगर वो निम्न स्तर पे है यानी कि छोटे स्तर पे है तो आप उसको उच्च स्तर के सवाल पूछिए। ये नहीं कि बच्चे को जो आता है वही पूछिए, आप उसके खुद के उसका जो स्तर है उससे ऊपर उठिए और उसको ऐसे प्रश्न पूछिए जिससे उसे सोचने पे वो मजबूर हो जाए। तो ये आपके अंदर कौशल होना चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस बालक का स्तर क्या है। तो आइए, ये तो थे पाश्चात्य जो हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं। इसके बाद जो हमारे मनोवैज्ञानिक है वो भारतीय मनोवैज्ञानिक है। तो आइए देखते हैं कि इनमें कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो हमारे देश के, जिन्होंने भारतीय शिक्षा शास्त्री जिन्होंने इन बातों के हमें कौशलों के लिए कहा है। पहली बात उन्होंने भी कहा कि समीपस्थ हमको बच्चों को हमें अंदर कौशल होना चाहिए, यानी कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं ये हमें होना चाहिए। यानी कि हमें उन्हें उनके आंसर्स तक लेके जाना है। उनको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें पूरा नहीं बताना है उनको, हमें उन्हें एक अन्वेषण या फिर मैं कह सकती हूँ कि खोजी बनाना है हमको। तो ये एक पॉइंट आता है। दूसरा है ब्लैक बोर्ड। अब जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, पर मेरे पास लैपटॉप में मैं आपको एज अ चौक की तरह पेन को लेके आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ कि आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कीजिए। वैसे ही आप अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे साइंस में आप पढ़ाते हैं तो आप मॉडल्स बना सकते हैं। मॉडल्स का मतलब चित्र बना सकते हैं। हिंदी में आप उदाहरण लिख सकते हैं, है ना। और सामाजिक विज्ञान में आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं और मैथ में तो आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो ये सब कहाँ होगा, एक ब्लैक बोर्ड पर होगा, ठीक है। फिर है पुनर्बलन, यानी कि हर अगर बच्चा पढ़ के आया तो आप उसको गिफ्ट दीजिए, आप उनको प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो उस कार्य को करने के लिए वो दोबारा करे, वो प्रोत्साहित हो, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी प्रोत्साहित हो। ये दोनों आपका एक जिम्मेदारी है, आप एज टीचर आपको पता होना चाहिए। फिर है खोजपूर्ण से मैंने आपको बताया था। खोजपूर्ण मतलब आपको बच्चों को क्या करना है, खोजकर्ता बनाना है, यानी कि वो चीज़ों को खोजे, आपको वैसा बनाना है। फिर है पाठ प्रस्तावना, यानी कि जैसे कि हिंदी के चैप्टर्स होते हैं, कहानियाँ होती हैं, तो आपको पूरा उसका एक सार देना है बच्चों को। सामाजिक विज्ञान में मैं कहूँ कि हमारे सामने बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, तो आपको पहले बच्चों को बताना है कि उस चैप्टर में पूरा है क्या, सीधा थ्योरीज पे नहीं जाना है। तो आपके अंदर ये कौशल होना चाहिए। तो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स, इसको हमने समझा कि ये सब एक शिक्षण कौशल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ये हमारे एक शिक्षक के लिए ये क्यों ज़रूरी भी है और इसकी एक अहम भूमिका है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक्स, सारे विषय मैंने जो आपको समझाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही।